हेलो एवरीवन। जैसा आपको पता है कि फ़िलहाल कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं और आपको व्हाट्सएप और यूट्यूब के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में आज कक्षा 12 इकोनॉमिक्स के पहले लेसन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो रिवाइज सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से कंटेंट उसमें से कम हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। इसमें पहले लेसन में कुछ काम आपने पहले कर लिया होगा, लेकिन फिर पूरे लेसन 1 को एक बार फिर से रिवाइज किया जा रहा है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स के पास बुक्स होगी और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस बुक को सामने रख करके जो नोट्स इसमें मैं करा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको समझते रहें। समझने के बाद उनको एज ए टेक्स्ट अपने रजिस्टर या नोटबुक में लिखते भी रहें। लिखने के बाद आप कॉलेज आकर के किसी भी दिन इन टेक्स्ट को, इस लिखे हुए काम को चेक करा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जो पहला लेसन हम लोगों के पास है वो परिचय, इकोनॉमिक्स के परिचय के बारे में है। इसमें कुछ चीज़ें जो हटा दी गई हैं उनकी डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ें बचती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने एक नया क्वेश्चन आपको नोट कराया था जिसमें लिखा हुआ था अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या कितने प्रकार की होती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या चीज़ है और ये कितने प्रकार की होती है। तो शुरुआत मैं इसी क्वेश्चन के साथ करा रहा हूँ और यही क्वेश्चन आपको शुरुआत में लिखना भी है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में जानने से। एक अर्थव्यवस्था विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का योग होती है। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य सभी आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक योग होता है। दूसरे शब्दों में एक अर्थव्यवस्था में लोगों का आर्थिक जीवन क्रियाओं से संबंध होता है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी भी आर्थिक क्रियाएं करता है उन सब का योग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें आगे समझेंगे। मनुष्य के पास साधन सीमित होते हैं और लक्ष्य असीमित। इस लाइन का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, आय के स्रोत हैं, साधन हैं, वो सीमित है, लिमिटेड हैं, लेकिन लक्ष्य असीमित। लक्ष्य का मतलब यहाँ पर है उसकी आवश्यकताएं, जो उसको कार्य करने हैं उन सीमित साधनों में आवश्यकताएं असीमित हैं, बहुत अधिक हैं। अब इन साधनों के वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं। जितने उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, साधन है, उनके वैकल्पिक मल्टीपल प्रयोग वो कर सकता है। एक से ज़्यादा प्रयोग किए जा सकते हैं। अब इन सीमित साधनों के अधिक से अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब इन साधनों का कहाँ और कैसे प्रयोग करना है, ये सब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। शुरुआत हमने की है अर्थव्यवस्था की परिभाषा से। एक अर्थव्यवस्था विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का योग होती है। इसको आंसर के रूप में लिखेंगे और उसके बाद हम बताएंगे अर्थव्यवस्था होती कितने प्रकार की है। इस प्रश्न का शेष भाग। अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की। जैसे आपने पिछली क्लास कक्षा 11th में भी पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन दोनों का मिश्रण। आपकी बुक में जो पेज नंबर है उसको मैं नोट करा दूंगा। यहाँ साइड में एक फ़ोटो के रूप में आप लोगों को आंसर भी शो होंगे। सबसे पहली अर्थव्यवस्था है बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था वह है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियाँ, मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियाँ निर्धारित करती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति और बाजार का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। बाजार की मांग और पूर्ति ही अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है। एक पूंजीवादी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना होता है। इस लाइन का अर्थ ये है कि कॉस्ट, किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन, उत्पादन करने के लिए लागत कम से कम होनी चाहिए, खर्च कम से कम होना चाहिए, लेकिन खर्च कम से कम करने के साथ साथ उस पर जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि किसी भी तरीके से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। उदाहरण के लिए उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी मांग अधिक और पूर्ति कम है। प्रोडक्शन हाउस केवल उन वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करना पसंद करेंगे जिनकी मांग ज़्यादा है, लोग उन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदना चाहते हों, लेकिन उनकी पूर्ति कम है। अब पूर्ति कम होने के कारण उस वस्तु का उत्पादन करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे और उत्पादनकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का प्रयास करेगा। वो उन वस्तुओं को ऊंची कीमत पर बेचकर अधिक लाभ कमा सके। ये एकमात्र लक्ष्य होता है कि वस्तुओं को ऊंची कीमत पर बेचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्था आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवाद अर्थव्यवस्था का मतलब दूसरा अन्य शब्द है
केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का नियमन केंद्रीय अधिकारी या सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो पूरा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वह सरकार के अधीन होता है। सरकार अपने अनुसार उत्पादन या बिक्री को नियंत्रित कर सकती है। दूसरे शब्दों में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, साधनों का पूर्ण उपयोग करके आर्थिक विकास को कैसे गति दी जाए, ये सभी निर्णय केंद्रीय अधिकारी या सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि जो उत्पादन कर रहा है वो अपने हिसाब से उत्पादन करता है। वो खुद देखता है कि किस वस्तु का उत्पादन करने और कितने रुपए में बेच करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये सब कार्य सरकार या सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी करता है। वो ये देखता है कि किन वस्तुओं की जनता को ज़्यादा आवश्यकता है, केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मूल्य निर्धारण भी वही लोग कराते हैं। इससे क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति अपना हित, अपना लाभ सोचता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के हित और सभी लोगों के लाभ की बात सोची जाती है। इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स इकोनॉमी वो होती है जहां जिस क्षेत्र में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर के चला जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पूंजीवादी या निजीकरण होता है, और कुछ क्षेत्र होते हैं जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात सरकार के अधीन कार्य किया जाता है। जैसे भारतवर्ष में मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ पूंजीवाद अर्थात निजीकरण भी है। उत्पादन हाउस अपने लाभ के लिए अधिक से अधिक और मूल्य निर्धारित कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए प्रोडक्शन भी करते हैं, और साथ ही साथ निजी अर्थव्यवस्था के साथ साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी हैं जहां सरकार अपना नियंत्रण रखती है। तो इस तरीके से भारत एक मिक्स अर्थव्यवस्था का देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक क्रियाएं बाजार शक्तियों पर छोड़ दी जाती हैं, परंतु सरकार उनका नियमन करती है। मतलब ज़्यादातर चीज़ें सरकार बाजार के ऊपर छोड़ देती है। बाजार जैसे चाहे उत्पादन करता, जैसे चाहे वस्तु का उत्पादन करे और बेचे, लेकिन सरकार की मॉनिटरिंग उनके ऊपर होती है, नियमन वो करती है। लेकिन कुछ वस्तुओं का उत्पादन और कंट्रोल पूरी तरीके से सरकार के हाथ में होता है। सरकार स्वयं उत्पादन करती है, उसे कितना करना उत्पादन, कैसे करना और किसके लिए करना है, इसका निर्धारण सरकार स्वयं करती है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। साइड में एक नोट्स दिया गया है, इसके क्वेश्चन के प्रारूप के अकॉर्डिंग आपको इस प्रश्न नंबर 1 को नोट करना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला प्रश्न एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्थिक समस्या से क्या आशय है, यह क्यों उत्पन्न होती है। इस पूरे लेसन फर्स्ट में अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो यही है कि आर्थिक समस्या क्या है। इस आर्थिक समस्या को आप ध्यान से समझेंगे कि आर्थिक समस्या होती क्या है और ये क्यों उत्पन्न होती है, क्या है, और एक अर्थव्यवस्था में क्या क्या आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले समझेंगे आर्थिक समस्या की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक राष्ट्र के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, आय के जो साधन है, आय के स्रोत हैं, वो लिमिटेड हैं। आय के साधन लिमिटेड होने के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं अनंत हैं। जैसा कि यहाँ 2 चीज़ें शब्द आते हैं, एक तो सोर्स ऑफ इनकम आय के साधन और दूसरे आवश्यकताएं। इन दोनों के बारे में हम समझते हैं अलग अलग करके। सबसे पहले पढ़ते हैं सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। सोर्स ऑफ इनकम, आय के साधन क्या हैं। आय के साधन जैसे एक परिवार है और उस परिवार में परिवार का मुखिया वो कमाता है, तो उसकी जो आय है, इनकम है, वो लिमिटेड है। भले वो 5,000 कमा रहा है, 10,000 या 50,000, तो वो एक लिमिटेड आय यानी कि एक सीमित आय प्रत्येक परिवार या प्रत्येक व्यक्ति कमाता है। और उसके बाद उसके व्यय के स्रोत यानी कि कहाँ कहाँ वो उस धन को खर्च कर सकता है, वो अनंत है। आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति की अनंत है, क्योंकि जब एक आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो वो अगली आवश्यकता की तरफ बढ़ेगा। समझिए किसी के पास आज साइकिल है तो उसकी उम्मीद रहेगी कि वो कुछ समय बाद स्कूटर ले ले, स्कूटर के बाद उसके पास उम्मीद रहती है कि वो मोटरसाइकिल ले ले, मोटरसाइकिल के बाद वो सोचता है कि वो कार ले ले। तो इस तरीके स्टेप बाय स्टेप वो न केवल इन साधनों में बल्कि कपड़े, भोजन और घरेलू वस्तुएं, हर एक में वो व्यक्ति सोचता है या परिवार सोचता है कि वो और ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम उतना ही है, लिमिटेड। अब आर्थिक समस्या यहीं से शुरू होती है।
प्रत्येक व्यक्ति, परिवार अथवा राष्ट्र उन लिमिटेड सीमित आय के साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कर सकता है। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं तो इन 100 रुपये लिमिटेड आय को वो मल्टीपल प्रयोग कर सकता है। वो चाहे तो भोजन कर सकता है, चाहे तो वस्त्र खरीद सकता है, चाहे तो अन्य घर के जरूरी सामान ले सकता है। अर्थात सीमित आय के वैकल्पिक प्रयोग का मतलब अल्टरनेट, बहुत से प्रयोग किए जा सकते हैं। अब इन सीमित आय के वैकल्पिक प्रयोगों को कहाँ प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें और कितना प्रयोग करें, इन सब कैलकुलेशन को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्याएं एक बार फिर समझिए। उदाहरण के लिए कृषक अपने उत्पादित अनाज में से केवल एक अंश का स्वयं उपयोग करता है, शेष को बाजार में बेचकर धनराशि प्राप्त कर लेता है और इस धनराशि से वह अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार आर्थिक समस्या का मतलब होता है कि हमारे सीमित साधनों के साथ साथ उनके वैकल्पिक प्रयोगों को कहाँ और कैसे प्रयोग करना है, इसको आर्थिक समस्या कहते हैं। इसकी परिभाषा समझेंगे। हमारे पास साधन सीमित हैं, जैसा कि अभी बताया कि साधन, सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत, इन सबको एक नाम दिया गया है साधन। हमारे पास साधन सीमित हैं जबकि आवश्यकताएं असीमित हैं। जो हमारी नीड हैं, ज़रूरतें हैं, वो बहुत सारी हैं। सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण अब जो सोर्स ऑफ इनकम है, सीमित साधन है, उसके वैकल्पिक प्रयोग किए जा सकते हैं। बहुत जगह उस धनराशि को या उस साधन को प्रयोग कर सकते हैं। अब सीमित साधनों और असीमित साधनों के मध्य एक सामंजस्य, एक बैलेंस बिठाना पड़ता है, जिसके कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। चुनाव की समस्या का अर्थ है कि जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है उसको हम कहाँ प्रयोग करें और कैसे प्रयोग करें, कितना प्रयोग करें। यह चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। इस चीज़ को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र के पास सोर्स ऑफ इनकम, आय के साधन लिमिटेड, सीमित होते हैं और इन सीमित साधनों के वैकल्पिक का मतलब एक से अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। अब सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग करने में जो चयन की समस्या होती है कि कहाँ किस साधन को कहाँ और कितना व्यय किया जाए, कितना खर्च किया जाए, इस समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को लिखनी है, वो बराबर में एक नोट्स दिया जा रहा है, उस नोट्स के द्वारा आप लोग रजिस्टर में उसी प्रकार नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ये भी लिखेंगे इसी आर्थिक समस्या वाले क्वेश्चन के आंसर में। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती हैं, इसके कुछ रीजन दिए गए हैं, जिसमें से मेन रीजन हम आपको बता रहे हैं। आवश्यकताएं असीमित होती हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर ही उसकी आवश्यकताएं शुरू हो जाती हैं। आवश्यकताएं अनलिमिटेड हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक छोटा साधन है, फिर वो सोचेगा इससे बड़ा साधन, वो मोटरसाइकिल खरीदेगा, फिर कार खरीदेगा, फिर उससे बड़े साधन खरीदने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार घरेलू सामान में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर सामान अपने पास लेने, खरीदने या प्रयोग करने की उसकी इच्छाएं होती हैं। इस प्रकार आवश्यकताएं असीमित हैं और बहुत अधिक हैं। ये पहला रीज़न है। इसके अलावा आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। प्रत्येक नीड, प्रत्येक आवश्यकता में अंतर होता है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन्हें तुरंत पूरा करना होता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि मेडिकल रिक्वायरमेंट, अगर किसी को दवा औषधि की ज़रूरत है तो उसकी पूर्ति उसको तुरंत करनी पड़ेगी। कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन्हें टाला जा सकता है। अगर किसी को कुछ बड़ा साधन खरीदना है अपने घर और परिवार के लिए, वो भी सोच सकता है कि अगले साल खरीदें या अगले महीने खरीदें। इस प्रकार आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। साधन सीमित होते हैं। ये शुरुआत में भी आपको बताया था कि सोर्स ऑफ इनकम, आय के जो स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास अनंत धनराशि आ जाए और वो जहाँ चाहे जितना चाहे उस धनराशि को खर्च करता फिरे। सोर्स ऑफ इनकम, आय के साधन लिमिटेड होते हैं। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। अभी भी बताया था कि प्रत्येक जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, हमारी आय है, हमारे साधन हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग अर्थात बहुत से प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे आप समझें, घर में जो घरेलू बिजली आती है वो एक मुश्त बिजली आ गई है। अब उस बिजली का आप बल्ब जलाने में प्रयोग करें, फ्रीजर चलाने में प्रयोग करें, पंखा चलाने में प्रयोग करें और किसी अन्य साधन को चलाने में प्रयोग करें। ये उन साधनों के असीमित प्रयोग हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल उनके यूजेस हो सकते हैं। चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है।
चयन की समस्या, अब साधन हमारे पास लिमिटेड है, उसको प्रयोग कई जगह कर सकते हैं। कहाँ प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, यही इस प्रश्न का आंसर है। इसको हम आर्थिक समस्या कहते हैं। तो हमारे इस लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर है वो इस तरीके से बनता है। एक नोट्स बराबर वाली साइड में आपको दिया जा रहा है, उसको आपको पूरा का पूरा नोट करना है। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 जिसका नाम है आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, यह क्यों उत्पन्न होती है, इसके बारे में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में अभी हमने पढ़ा है, पूरे राष्ट्र की आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। इसकी केंद्रीय समस्याएं यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था की क्या क्या समस्याएं होती हैं, केंद्रीय समस्याएं क्या क्या होती हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके आंसर के बारे में आप देखेंगे, यहाँ बराबर में एक नोट्स के रूप में इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अदरवाइज पेज नंबर आपको डिस्प्ले में दिखेगा, उस पेज नंबर से इसका आंसर आप लिखेंगे। एक अर्थव्यवस्था विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का योग होती है। अभी आपको बताया सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में, एक अर्थव्यवस्था में लोगों का जीवन आर्थिक क्रियाओं से संबद्ध होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया आर्थिक समस्या के बारे में, वो तो बताया था एक परिवार के बारे में या एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में। परिवार या व्यक्ति की सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड होती है, वो मल्टीपल प्रयोग कर सकता है, कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है वो सोचता है। लेकिन अब यही बात अब पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू की जाए तो ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहलाती है। यानी यही हम चीज़ें पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू कर रहे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू करने का तात्पर्य है कि पूरे देश में इस टॉपिक को अप्लाई किया जा रहा है। दुर्लभता की आधारभूत समस्या के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साधनों के आवंटन की समस्या, अर्थात साधनों से किन किन वस्तुओं तथा कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। आर्थिक समस्या जैसे एक परिवार या एक व्यक्ति के रूप में आपको बताई, अब वही चीज़ अप्लाई होती है पूरे राष्ट्र, पूरे देश के ऊपर। पूरे देश में किन साधनों से किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अब ये पूरे राष्ट्र की बात है कि पूरे राष्ट्र में किन वस्तुओं का उत्पादन करना ज़्यादा जरूरी है। दूसरा टॉपिक है उत्पादन तकनीक के चयन की समस्या, अर्थात वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। सबसे पहला टॉपिक यह है कि वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, और दूसरा है कि उनका उत्पादन कैसे किया जाए, क्या टेक्नोलॉजी, क्या तकनीक प्रयोग की जा सकती है। तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण की समस्या, अर्थात समाज में वस्तुओं का वितरण कैसे किस प्रकार हो। अब प्रोडक्शन वस्तुओं का शुरू हो गया, प्रोडक्शन के बाद वो कैसे उसका उत्पादन करना ये भी शुरू हो गया, लेकिन वो लोगों तक, जनता तक वो उत्पादन कैसे पहुंचाया जाए। फोर्थ टॉपिक है आर्थिक कुशलता प्राप्त करने की समस्या, अर्थात साधनों का कुशलता से प्रयोग हो रहा है। अब वो जो साधन उपभोक्ताओं तक पहुंचा है उसका प्रयोग कुशलता से वो हो भी रहा है अथवा नहीं। नेक्स्ट 5 टॉपिक है कि क्या समस्त साधनों का पूर्ण रूप से उत्पादन के लिए प्रयोग हो रहा है। क्या हमारे जो साधन है वो उत्पादन के ही कार्य कर रहे हैं या साधन वेस्ट जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा। नेक्स्ट टॉपिक 6 टॉपिक है आर्थिक विकास की समस्या, अर्थात क्या अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। देखें पूरे राष्ट्र में जितना भी उत्पादन है उसका अंतिम लक्ष्य, लास्ट लक्ष्य यही होता है कि पूरे राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि हो, पूरे राष्ट्र की राष्ट्रीय आय बढ़े, इसके लिए ही ये सारा का सारा कार्य हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आर्थिक समस्याएं केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत आती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके बारे में मैं शॉर्ट में एक बार फिर डिफाइन कर रहा हूँ। जो व्यक्तिगत या परिवार के रूप में आपको आर्थिक समस्या बताई थी उनको विस्तार देकर के पूरे राष्ट्र के रूप में अप्लाई करना केंद्रीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय आर्थिक समस्याएं कहलाती हैं। इसमें पहला टॉपिक, पहली समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उसके बाद कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, और उसके बाद कैसे उनका उत्पादन किया जाए, उत्पादन करने के बाद उनका वितरण किस प्रकार हो, वितरण के बाद ये देखा जाए कि उनका उपभोग सही प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं। और नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या उत्पादन पूर्ण रूप से उत्पादन चल रहा है, और अंतिम टॉपिक है क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार आपके डिस्प्ले में एक बार फिर आ रहा है। ये सब आता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत। आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार होता है। अभी अभी हमने पढ़ा कि आर्थिक समस्याएं
केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या हैं, कि उत्पादन कैसे हो, कितना हो, किस प्रकार हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है या नहीं। अब इनका समाधान, क्योंकि जब सारे के सारे क्वेश्चन मार्क क्या, क्यों और कैसे हम लोगों को पता लग गए, उसके बाद हम इनके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। समाधान किस प्रकार हो, समाधान करने के लिए आपको बताया गया है तीनों अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत मिक्स, पूंजीवादी और समाजवादी तीनों अर्थव्यवस्थाओं में सॉल्यूशंस किस प्रकार बताया गया है, वो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का हमारा आंसर है। बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां सब कुछ उत्पादन पूंजीवादियों या उत्पादकों के अंतर्गत चलता है, वो कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे समस्याओं का समाधान करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसे समाधान करेगी और मिक्स अर्थव्यवस्था कैसे समाधान करेगी, आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके आंसर भी आपको अभी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। अब आप कुछ शब्द समझ रहे होंगे, व्यष्टि, समष्टि, सूक्ष्म और व्यापक, माइक्रो, मैक्रो। तो ये शब्द माइक्रो, मैक्रो, सूक्ष्म या व्यापक, व्यष्टि या समष्टि, ये कैसे हैं, क्या है। एक बॉक्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, ये तीनों के तीनों क्या शब्द हैं, क्या इनके अर्थ हैं, इनके बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है। ये जो खंड क है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जब व्यापक अर्थशास्त्र खंड ख में चलेगा तो वहाँ उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ इस लेसन में हम केवल और केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताएंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे। समष्टि यानी संपूर्ण अर्थशास्त्र, वो खंड ख के अंतर्गत आएगा, उसकी डेफिनेशन हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो, सूक्ष्म और व्यापक। आप इससे पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने माइक्रो और मैक्रो के बारे में शॉर्ट समरी दी थी, शॉर्ट समरी बताई थी। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा अर्थशास्त्र के फर्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र के जितने भी नियम हैं उन्हें किसी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करके देखना और उसका रिजल्ट निकालना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। और फिर वही नियम पूरे राष्ट्र, पूरे जनसमूह, पूरी अर्थव्यवस्था पर अगर अप्लाई किए जाएं तो वो मैक्रो, व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन समझें, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन है वो व्यक्तिगत स्तर पर किया जाएगा, यानी छोटे स्तर पर किया जाएगा, एक व्यक्ति या कुछ जनसमूह पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं, जिसमें कुल मांग, कुल बचत, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। तो हम यहाँ केवल चर्चा करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ डेफिनेशन दी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर शुरू होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से शुरू होगा। शुरुआत हम करेंगे कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो, यानी समष्टि और व्यष्टि। उसके बाद आप बताएंगे केवल और केवल व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के बारे में। 3 डेफिनेशन दी हैं, तीनों डेफिनेशन आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या हैं, मतलब इसके जो करैक्टर स्केचेस हैं, इसके खास बातें वो आप लोग बताएंगे। उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या शाखाएं, व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ तक फैला है, क्या क्या इसकी ब्रांच है, इनके बारे में आप लोग लिखेंगे। और साथ ही साथ लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में अगले प्रश्न के उत्तर के रूप में आप लिखने हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक विश्लेषण में महत्व, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। इन दोनों क्वेश्चन को इकट्ठा कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, अर्थात इन दोनों का जो आंसर है आपको एक ही बार में लिखना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का आर्थिक विश्लेषण में महत्व और माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीमाएं क्या हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के
माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पर है व्यष्टि अर्थशास्त्र से, उसके बारे में पढ़ा है। अगले क्वेश्चन के बारे में आप पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व और उसकी सीमाएं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ बराबर में डिस्प्ले में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के महत्व और सीमाओं के जो डिटेल है उस पेज के बारे में डिस्प्ले में दिया जा रहा है, उसको आप आराम से देख सकते हैं। इस प्रश्न की जो खास टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कशन हो चुकी हैं, आप लोगों को बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ शॉर्ट चीज़ें एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुन लेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको बताई गई थी आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। सबसे शुरुआत हमें पता होना चाहिए कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। वही जो शुरुआत में आपको बताया था कि साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। तो आर्थिक क्रिया वह है जिनके अंतर्गत धन का लेन देन या कार्य किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार आप लोगों को बताएंगे। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार एक टेबल इस डिस्प्ले में है, आपकी बुक में भी, वहाँ भी देख सकते हैं। उपभोग, उत्पादन, विनिमय। विनिमय के अंतर्गत ही वितरण को शामिल किया गया है। और अंतिम टॉपिक है निवेश, इन्वेस्टमेंट। आर्थिक क्रिया के आधार पर दो तरह का अर्थशास्त्र होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को हम बोलते हैं व्यष्टि और मैक्रो को बोलते हैं व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र, जैसा इससे पहले डिस्प्ले में आपको दिखा भी दिया गया। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, इसमें डेफिनेशंस हैं, कुछ चीज़ें वो आप लोगों ने पढ़ ली हैं। तो इस तरीके से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस का कार्य है, जितना सिलेबस बचा है उसके अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन का कार्य है वो आपको दिखा दिया गया है। इसके क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे। इसके बाद आते हैं हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस जो करने हैं वो आपको बता दिए गए हैं। सबसे पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अभी आपने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का व्यक्तिगत स्तर पर प्रयोग किया जाए और उसके निष्कर्ष और निर्णय निकाले जाएं, सिद्धांत प्रतिपादित किए जाएं, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये भी अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है। जब नियमों और सिद्धांतों को पूरे राष्ट्र के ऊपर अप्लाई किया जाता है, कुल आय, कुल बचत, कुल निवेश और राष्ट्रीय आय के बारे में जब चर्चा की जाती है तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र या संपूर्ण अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में ये हो सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री, अभी पिछले वाले लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसको समझ करके आए हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व, इसको भी हम पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में समझ करके आए हैं। आर्थिक क्रिया से क्या आशय है, सबसे शुरुआत हमारी जो लेसन की है वो इसी टॉपिक से हुई थी कि आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, ये भी आपको बताया गया कि अर्थव्यवस्था की क्या क्या समस्या होती हैं, उत्पादन क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, कितना किया जाए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होगी, इन सब के बारे में बताया गया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये भी बता दिया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के मध्य साधनों के आवंटन का निर्णय किस प्रकार किया जाता है, उत्पादक के द्वारा किया जाता है। उत्पादक के सब अंडर में चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण किस प्रकार होता है, ये क्वेश्चन आपको जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में डिफाइन किया जा रहा था तब बता दिया गया था। तो इस प्रकार से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो जाते हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक नोट्स अभी डिस्प्ले में आप लोगों के सामने आएगा, उस पर नोट्स पर टिक लगा हुआ होगा। जो लघु उत्तरीय प्रश्न टिक लगे हुए हैं वो आपको नोट करने हैं, आपके रजिस्टर में वो नोट किए जाने हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शनल बहुविकल्पी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको आप रजिस्टर में ना नोट करके बुक से ही नोट करेंगे, बुक में लिखे रहने देंगे। लेकिन जब भी टेस्ट होगा या जब भी एग्ज़ाम होगा आपको बुक से वो सब के सब क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन जिनमें एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होते हैं, वहाँ से आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं और टेस्ट या एग्ज़ाम में उनको लिखना भी है। अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो वो इन प्रश्नों को किसी साथी की बुक से लेकर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट लेसन है वो आपको समझाया, बताया गया। इसके नोट्स आपको साथ के साथ डिस्प्ले पर दिखाए गए और अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों के पास ये भेजे जा रहे हैं। लगभग 5 डेज़ बाद इसका लेसन 2 हम लोग शुरू करेंगे। तब तक इसको लेसन 1 को आप लोग लिखिएगा।
लिख करके स्कूल में आकर के किसी भी वर्किंग डे में आकर के चेक कराते रहिए। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या आती है, कोई टॉपिक आप लोगों की समझ में नहीं आता है, कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आती है, लिखने का तरीका आप लोगों की समझ में नहीं आता है, तो मुझे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। इस प्रकार इकोनॉमिक्स के लेसन की शुरुआत वाया यूट्यूब हम लोग कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर हम लेसन 2 आप लोगों के पास भेजेंगे। थैंक यू।